नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ा हुआ चीज़ जल्दी भूल जाते हैं और लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो एक चीज़ याद रखना कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। इसलिए पढ़ने के बाद आप कोई भी अदर काम कर रहे हैं तो उस पढ़ी हुई चीज़ को सोचते रहें, कम से कम एक दो बार ज़रूर सोचें। तो क्या है कि वो लंबे समय तक याद भी रहेगा और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। यही राज है कि कोई बहुत कम समय में सफल हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1759 में बेदरा का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी, यानी कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है, बेदरा का युद्ध। और इसी तरह एक है देवरा का युद्ध, ये भी ध्यान रखना है। ये बेदरा है और एक है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, ठीक है। ये हुआ था अफगान और मुगल शासक के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। और एक प्रसिद्ध युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से हार हुई थी। तो बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों ने इसे हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष, इसे ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। दोस्तों पढ़ने का शानदार तरीका यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें, बुक में पढ़ें या तो सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक आप पढ़े हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे रिकॉल कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो कब किया था, तो किए थे 1897 ईस्वी में। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन है जो कि स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद की बात हुई है तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को रिकॉल कर लेंगे एक बार। जैसे कि शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, पहला धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कब गए थे शिकागो, तो 1893 ईस्वी में गए थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद का नाम, बचपन का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है और कि विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराजा ने दिया था, ये ध्यान रखना है। और बेलूर मठ की स्थापना किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक जगह रिकॉल करके याद रखेंगे तो सारे चीज़ कन्फर्म रहेगा और याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स विलिंगसन। दोस्तों बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स विलिंगसन ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। इसका करेक्ट आंसर है टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 1931 में। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था, तो 1931 में। अब 1931 एक महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या है, जैसे देखिए कराची अधिवेशन कब हुआ, तो 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 में हुआ था, ठीक है। और किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली, यानी कि कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एक तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है। कब बनी, तो कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में बनी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और एक क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिलान करना है। इसका ऑप्शन देखते हैं, हाँ कौन सही है, ठीक है, इसका देखते हैं कौन सही है। तो स्वदेश मित्रन ये संपादक जो है, इसका संपादक जो थे जी सुब्रमण्यम, ये सही है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे, ये दोनों। और सुधारक के संपादक ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, सुधारक के थे जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब वॉयस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखना है, ये दोनों गलत है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, केसरी का और मराठा के संपादक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में किया गया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था 1904 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था, इसे ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल था 1876 से 80, ये से ध्यान रखना है। और लॉर्ड लिट्टन के समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो 1878 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड लिट्टन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1829 में, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि सती प्रथा को अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था और सती प्रथा का 1829 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हिंसा हुआ था, तो उसी की वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या तिथि सहित पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया, तो जनरल डायर ने दिया, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे साबरमती से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, तो वो भी साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष ने दिया था, ठीक है। अरविंद घोष से संबंधित एक क्वेश्चन पीछे आया था ना कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था जर्मनी में, इसे ध्यान रखना, जर्मनी में। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, तो सिंगापुर में किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्य से इस्तीफा कब दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1934 में दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से 1934 में इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये हुआ था, लेकिन ये 1907 में सूरत अधिवेशन में ये विभाजन हुआ था, ये ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है कि गर्मपंथी जो दल के नेता थे ना, वो उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू किया जाए, लेकिन नरमपंथी दल के जो नेता थे उनका कहना था कि नहीं, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। इसीलिए 1907 में दोनों में मतभेद हुआ और सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल दो भाग में बंट गया। ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस का विभाजन सबसे पहली बार कब हुआ, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसे ध्यान रखना है। और स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1905 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में शुरू हुआ था। अब 1928 से रिलेटेड एक और है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। अब बारदौली से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें मिलान करना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो हड़प्पा के किया था दयाराम साहनी ने। और लोथल का खोज किसने किया? तो एस.आर. राव ने किया था। लोथल का एस.आर. राव ने किया था। और कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था। और आलमगीरपुर का वाई.डी. शर्मा ने किया था। और धौलावीर का आर.एस. बिष्ट ने किया था। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है, इसे ध्यान रखना है। देखिए, इससे इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, वही उदयन जो पाटलिपुत्र के स्थापना किया था। आप देखिए इसमें रहस्य क्या है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो हर्यक वंश को कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, इसका करेक्ट आंसर है जासूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्णदत्त ने किया था। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था? पर्णदत्त ने। आप गुप्त काल से रिलेटेड आप कई पीछे सेट में पढ़े होंगे कि आपसे पूछा होगा कि गुप्त काल की भाषा क्या है? संस्कृत। तो उसे यहाँ रिकॉल करना है, गुप्त संस्कृत। अब मुगल काल की भाषा क्या है? तो फारसी। मुगल काल की फारसी है ना, मुहा फार दो, यानी कि मुगल काल की भाषा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया? यानी अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क के दरबार में रहते। आप देखिए अभी यहाँ अश्वघोष पूछा, लेकिन इसी तरह 2-3 है महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, वो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब वो तीनों को एक साथ यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए, एक थे अश्वघोष और दूसरा थे चरक और तीसरा थे नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये तीनों रहता था कनिष्क के दरबार में। तो एक वर्ड आप याद रखिए, अचानक, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। देखिए अब अचानक से ये क्या है कि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। हो गया ना ये आसान। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहता था, अब कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सुश्रुत को। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा का जनक कौन है? सुश्रुत ही है।
और सर्जरी का जनक सुश्रुत, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक व्यवस्था से। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो मनुस्मृति है, यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रवान की रचना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र ने किया था। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट प्रवान की रचना हेमचंद्र ने किया था। अब ये जैन धर्म आया तो जैन धर्म से एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए आपको कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, इसे ध्यान रखना है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, जो पहला तीर्थंकर है। और ये पूछा जाता है आपसे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में बागभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा से संबंधित है। ये बागभट्ट भी है ना, चिकित्सक थे, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अब इल्तुतमिश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मालूम कि ये जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। गुलाम वंश का सिंपल संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश ही है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जहांदार शाह ने। अब जहांदार जैसे आया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए जहां जाता है दारू पीता, यानी इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था, इसका करेक्ट आंसर है वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, तो जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है, जापान का है आइबिस, इसे ध्यान रखना है। जापान का है आइबिस, कनाडा का है गंजा ईगल। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंगारू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत और चाइना के बीच के जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, या तो आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो है सीमा रेखा वो किसके किसके बीच है, तो ध्यान रखना है। देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है, और रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो सेबी के द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान रखना है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी का मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुंबई, और सेबी की स्थापना हुआ था 1992 में, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इसका करेक्ट आंसर है 1962 में हुआ था। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ था, लेकिन इसरो की स्थापना पूछेगा तो 1969 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि और प्रजनन, ये दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, तो पढ़ने का प्रारंभ किससे करना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, परिपक्व विद्यार्थी, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अब देखिए मधुमक्खी पालन से एक क्वेश्चन सिंपल ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर, इसे याद कैसे रखना है, एपी
यानी एपी यानी पी यानी मधु पी, ठीक है, एपी कल्चर, क्योंकि ऑप्शन में देगा सेरीकल्चर भी देगा, तो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन, तो उसमें तो पी से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन एपी ये मधु को पी सकते हैं, ठीक है, तो एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर में किया गया। अब इंदौर जैसे आया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर। और देखिए प्रवासी भारतीय दिवस आया तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी में, 9 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये 9 जनवरी को ही है ना महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, इसका करेक्ट आंसर है क्रिस हिपकिंस के, यानी कि न्यूजीलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड एलन चिपरफील्ड, डेविड एलन चिपरफील्ड। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मालूम, कि आपसे सिंपल दे देगा कि प्रीतिजिकर पुरस्कार किससे संबंधित है, और वहाँ ऑप्शन में रहेगा पत्रकारिता, ठीक है, और उसी में टिक करके बालक लोग आ जाता है, क्योंकि एक इसी तरह है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। अब क्या है कि प्रीतिजिकर कम पढ़े होते हैं लोग, लेकिन पुलित्जर ज़्यादा पढ़ा है, तो इसलिए प्रीतिजिकर को पुलित्जर समझ के पत्रकारिता में टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ मेन चीज़ है कि प्रीतिजिकर ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर में दिया जाता है, इसे ध्यान रखना है। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर ये भी याद कर लीजिए कि 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है, तो एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, यानी कि ये प्रेस पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ये रूस और यूक्रेन के बीच है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, उसका शानदार प्रस्तुति अच्छे से दिखाया है, इसलिए मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2023 एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद में किया गया है, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि कौन सा सही विकल्प है, ठीक है, सही मिलान करना है, यानी कि जैसे कि त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम जो है ना तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। पहले इसको देखते हैं सही कौन सा है, ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कि सही कौन सा है, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, तुरग्या उत्सव जो है ना अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप बताते हैं, देखिए त्रिशूर है ना ये केरल में मनाया जाता है, और खारची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। अब परशुराम अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर सी, ये केवल मतलब सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2023 तक कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है, इसे ध्यान रखना है, मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है देवाशीष पांडा, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है और एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम। अब देखिए ऑप्शन में सेरिब्रम भी है और सेरिबेलम भी है, तो आपको इसे क्वेश्चन को आंसर से कैसे ध्यान रखना है, रिलेट करना है, तो देखिए कभी कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए कौन सा भाग शरीर का संतुलन, संतुलन का इंग्लिश क्या होता है बैलेंस,
ठीक है। अब देखिए बैलेंस, यहाँ देखिए बेलम है ना, बेलम सेरिबेलम यानी कि बैलेंस करता है। शरीर का बैलेंस कौन करेगा? बेलम, सेरिबेलम है ना, बेलम बैलेंस। ठीक है। अब क्या है कि सेरिबेलम में कभी कंफ्यूज नहीं हुआ कि सेरिबेलम भी टिक कर दें कहा, लेकिन नहीं, संतुलन कौन करेगा, बैलेंस कौन करेगा? सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। बाकी परिसंचरण तंत्र का अंग है रक्त, हृदय और धमनियां, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों किस कुल का पौधा है? इसका करेक्ट आंसर है क्रूसीफेरी कुल का पौधा है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? यानी कि मेल, यानी कि जैसे कि कहने का मतलब इसका, जैसे कि कोई लड़का होता है, ठीक है, या तो लड़की जन्म होता है, तो लड़का जन्म तभी होता है जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलता है, ठीक ना, एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और जब एक्स एक्स रहेगा तो लड़की होगा, यानी कि पुरुषों के होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई क्रोमोजोम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है, और ऑप्शन में जोड़ा देगा तो 23 जोड़ा, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है कोलेन कायमा के कारण होता है। कोलेन कायमा एक ऊतक है जो पौधों में लचीलापन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का हिस्सा है, कौन है श्वसन तंत्र का हिस्सा? तो देखिए वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली और कंठनली और श्वास नली, ये तीनों श्वसन तंत्र का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो गया इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की सही व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कमानीदार तराजू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध, इसमें क्या है कि दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किया था डेनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के जो साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उच्च होती है, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता उच्च होती है, मतलब ज़्यादा ये प्रतिरोध करता है विद्युत का। इंसुलेटर का उदाहरण है कि रबर, प्लास्टिक आदि इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटिनम, लेकिन अगर ऑप्शन में ओस्मियम रहेगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा ओस्मियम, ये ध्यान रखना है। ओस्मियम प्लेटिनम समूह का ही वो तत्व है, तो ओस्मियम अगर ऑप्शन में दे दिया तो ओस्मियम आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, ये सही है। विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है कि विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, ये गलत है। ऑक्सीकरक में क्या होता है कि ये प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि ए और बी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हेलोजन श्रेणी का तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें सभी, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सभी हेलोजन श्रेणी का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आप इसका आंसर जानने से पहले ये जानिए कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस विधि से निकलता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, कौन सा विधि? तो आपको अगर ये मालूम है कि नाभिकीय संलयन से निकलता है तो फिर वहाँ से इसको रिलेट करिए कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम से रिलेटेड कोई भी आएगा तो सूर्य से ऊर्जा निकलती है नाभिकीय संलयन विधि से, तो हाइड्रोजन बम भी बनाने में नाभिकीय संलयन उसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु है तो ओस्मियम आएगा, तो इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दही में, लैक्टिक एसिड रहता है दही में। अब इससे रिलेटेड है ना एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड रहता है? तो फॉर्मिक एसिड रहता है, ये से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लाल चींटी हो गया, जो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और परमाणुवाद का जनक पूछ दिया तो डोल्टन होगा, परमाणुवाद का जनक होता है डोल्टन। अच्छा, ये अरस्तु के बारे में भी मालूम होना चाहिए, हमेशा याद, अरस्तु जब भी आए तो दो चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए, जीव विज्ञान के पिता और राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन किस में नहीं रहता है? मिट्टी में रहता है, जल में रहता है, ये केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो 70वें संविधान संशोधन में पुदुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्यों को है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखना है 70वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आपको दिखना चाहिए साफ साफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो है ना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य सूची का विषय है। अब पंचायती राज से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पंचायती राज केवीं अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिससे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? यानी कि किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? ठीक है, कि निःशुल्क बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 45 में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किस आयु वर्ग, यानी कि ऑप्शन में आयु दे देता है, तो ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक का है ना निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक अनुच्छेद यहाँ पर एक रिवाइज कर लीजिए कि जो अनुच्छेद 44 है मालूम, समान सिविल संहिता जो है ना अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो अनुच्छेद 44 में ही है। ऐसे याद कैसे रखना है? देखिए समान सिविल जो थी नागरिक संहिता है वो समान, यानी कि देखिए समान 2 अंक है ना, 4 और 4 समान है, तो इसे रिलेट करिए अनुच्छेद 4 समान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 312 में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1968 में रखा गया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 दिसंबर 1946 को। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे, और वो अस्थाई अध्यक्ष थे ये सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो 9 दिसंबर 1946 को बने थे वो अस्थाई अध्यक्ष, फिर 11 को बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पद नाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? यानी कि पहले नाम था राज्य प्रमुख, अब नाम है राज्यपाल, तो ये किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956 ईस्वी में किया गया था, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक पे। यानी कि साधारण विधेयक कोई है और आपस में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो गया तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ दो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अच्छा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1983 में हुआ था सरकारी आयोग का गठन। अब क्वेश्चन ये सिंपल आपसे पूछा जाएगा सरकारिया आयोग का संबंध है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य संबंध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संथाली। अब देखिए यहाँ समझिए, इससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। देखिए मूल संविधान में 14 भाषा था, इसे ध्यान रखना है, और 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। तो कब कब जोड़ा गया? अब जैसे अभी ये आपको पूछ दिया संथाली, कभी कुछ पूछ देगा। ठीक है, तो सबको यहाँ समझिए। देखिए पहले 14 भाषा था, उसके बाद एक भाषा है ना सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। देखिए ये क्वेश्चन है ना पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया था, इसे ध्यान रखिए। ऐसे याद कैसे रखना है? सिंधी 67, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद एक भाषा हुआ, अभी टोटल 8 भाषा जोड़ा गया था। अब देखिए 3 भाषा को जोड़ा गया था 1992 में। 1992 में कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? नमक, सिंपल नमक बोलना है। यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 1992 में जोड़ा गया है। तो एक पहले था सिंधी और ये 3-4 हो गया, और 4 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में। ठीक है, वो 4 कौन था? तो देखिए उसे याद रखना है ऐसे, बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली, ये 4 भाषा 2003 में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बोला 2003 में कौन जोड़ा गया था? तो बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ऑप्शन में है संथाली, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए एक राउरकेला के बारे में आपसे पूछा है, तो अगर पूछे कि भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, तो कृषि का योगदान अभी क्या है मालूम? अभी घट रहा है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
6.5%, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया? तो बजट वही पेश करते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं, यानी सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ ये भी हो जाता है कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो सन्मुख सेठी, यही पहला बजट पेश किए थे, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत बिहार में हुआ था, इसे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1840 ईस्वी में बेतिया में स्थापित हुआ था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क यानी लोहा का उत्पादन वहाँ नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है ये इसमें से ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका है करेक्ट आंसर कि लोहा का उत्पादन यहाँ मलाज खंड में नहीं होता है। देखिए मलाज खंड है ना एमपी में, मध्य प्रदेश में है। यहाँ ये तांबा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए। और ये बाकी जो तीनों हैं अनंतपुर, बेलाडीला और मयूरभंज, ये लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, इसे ध्यान रखना है, और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है, और मयूरभंज उड़ीसा में है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में सम्मिलित नहीं है आप तभी जानेंगे जब आप जानेंगे कि पंचनद में सम्मिलित कौन कौन है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पंचनद में सम्मिलित है कौन कौन सा। तो पंचनद में है, देखिए रावी हो गया, झेलम, सतलज, ब्यास और चेनाब, ये पांचों नदियों को है ना पंचनद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चेनाब। तो रावी इसमें ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है। झेलम है, और सतलज है, और ब्यास है, सिंधु नहीं है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु, ये पंचनद में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। इसका करेक्ट आंसर है स्वच्छ आसमान। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन प्रति चक्रवात से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल में कि प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन पहले एक ध्यान रखिए, दूसरा अपने आप निकाल लीजिएगा। देखिए प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है ना, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। ठीक है, घड़ी के सुई के अनुकूल होती है उत्तरी गोलार्ध में। प्रति चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है घड़ी के सुई के अनुकूल होती है, और प्रति चक्रवात का ही दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा है वो घड़ी के सुई के विपरीत होता है, इसे ध्यान रखना है प्रति चक्रवात का। और चक्रवात का इसी का ठीक उल्टा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी खड़गपुर में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है केरल में, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? काराकोरम रेगिस्तान है तुर्कमेनिस्तान में। चलिए, तो रेगिस्तान से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, मालूम क्या कि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार, जो कि राजस्थान में। ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य की सीमा लगती है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती है, तो इसे ध्यान रखना कि 4 वो कौन कौन सा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसे ध्यान रखना है। अब इसे याद कैसे रखना है? देखिए इसे याद रखना है सिंपल में
अरुणा मामी, ये 4 राज्य हो गए। देखिए अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी, अब म्याऊं कर दीजिएगा, यानी कि म्यांमार से ये सीमा लगती है। अरुणा मामी म्याऊं। अब देखिए अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा लगती है, ठीक है। अब देखिए अरुणा मामी म्याऊं, इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री हिमालय का भाग है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, इसे ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नंदा देवी चोटी, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डंकन पास। डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे किसे मिला, ठीक है। तो 3 लोगों को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्पेक्ट, जिलिंगर और क्लोसर को मिला था। और आज का क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।